दोस्तों नमस्कार। नेक्सस अगर सिस्टम में बदल जाए और सिस्टम इस देश को उसी नेक्सस के आश्रय चलाने लग जाए तो फिर उसे कौन भेद पाएगा? यह सवाल मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा है, क्योंकि इस देश की पूंजी जिन हाथों में है उस पूंजी के सरोकार इस देश के सिस्टम से नहीं है बल्कि नेक्सस के सिस्टम से है। बड़ा उलझा हुआ सा यह कथन है और आपको भी लग रहा होगा यह खेल है क्या। प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस देश में कॉरपोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इसी दौर में कई बड़े बिजनेसमैन देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने यहां के बैंकों से कर्जा लिया, वापस नहीं लौटे। सरकार मशक्कत कर रही है। इसका दूसरा हिस्सा, इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को इस देश के बैंकों ने कर्ज दिया। कर्ज के आश्रय उन्होंने अपनी रईसी में कोई कोताही आने नहीं दी और अपनी इंडस्ट्री धीरे धीरे वह दिवालिया की दिशा में ले गई, यानी कंपनियां दिवालिया होने लग गई। लगातार बैंक लोन देते चले गए और एक हद के बाद उन कंपनियों ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। अब जब पैसा ही नहीं है तो बैंक पैसा कहां से ले? तो फिर इसके लिए सरकार ने एक रिफॉर्म किया इस देश के भीतर, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तौर पर हर कोई जानता है, और उसके साथ ही आईबीसी यानी बैंकरप्सी कोड को भी जोड़ दिया गया। और एक ऐसी व्यवस्था इस देश में चल निकली जिसमें जो भी कंपनी इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, यानी एनसीएलटी के पास जाएगी, वह उस कंपनी की समीक्षा करेगी, बैंकों से लिए गए लोन को देखेगी और उसके बाद बहुत बड़ी रियायत के साथ कंपनी से कह देगी कि ठीक है, अब आप जाइए, आपको बहुत छोटी सी रकम चुकानी है। छोटी सी रकम, अब आप सोचने लगे होंगे यह छोटी सी रकम होती क्या है। मान लीजिए आपने 100 रुपए लोन लिए और उसकी एवज में आपको सिर्फ 26 पैसे देने पड़ जाएं। इससे सुनहरा मौका किसी भी देश में, किसी भी नेक्सस के सिस्टम में कहां मिलेगा? जी, यह भारत में है। और एवरेज अगर आप 100 रुपए ले रहे हैं कर्ज के तौर पर तो आपको एवरेज मैक्सिमम लौटाने हैं तो 30 रुपए लौटाने हैं। 70 रुपए लेकर आप इस देश में शांति से रह सकते हैं। अब ये 100 रुपए को अगर आप 20 लाख करोड़ के दायरे में ले आकर खड़ा कर दीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपए लोन उठा लिए गए, उसके बाद कितने पैसे आपको देने हैं? बहुत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 लाख करोड़ रुपए। बाकी 12, 13, 14 लाख करोड़ आप ही के हो गए। आप सोच रहे होंगे ये कैसा सिस्टम है और ये कैसा नेक्सस है। दरअसल उसकी फेरिस्त हम आपको बतलाएं उससे पहले दो बातों पर गौर कर लीजिएगा। इस देश में मौजूदा वक्त में जितनी बड़ी तादाद में लाभार्थी हैं, यानी सरकार की योजनाओं पर निर्भर हैं, वो चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे किसानों को दिया जाने वाला 2000 रुपया जो हर 4 महीने में सम्मान निधि के तहत दिया जाता है, या फिर युवाओं के नाम पर जो मुद्रा योजना चलती है और बीते 12 वर्षों में तकरीबन 38-39 लाख करोड़ रुपए बांट दिए गए, या फिर इस देश की वो तमाम योजनाएं जिन योजनाओं के तहत इस देश में सरकार पैसा बांटती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कहती है और उसके बाद कहती है देखिए हमने आपके लिए इतना कुछ कर दिया है। आप भी खुश, सरकार भी खुश। लेकिन इसकी एवज में इस देश को अपने पांव पर खड़े होना है, इस देश में प्रोडक्शन बढ़ना है, इस देश की हैसियत इस देश के लोगों के जरिए खड़ी होनी है। लेकिन एक झटके में भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय और उसके नेटवर्थ के आश्रय जोड़ते जोड़ते बताई जाती है कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय जो है वह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी पार कर चुकी है, जबकि सच सरकार के दस्तावेजों में, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स में और
किसी भी सरकारी फाइल में इस देश की 90 से 92% आबादी को 10,000 रुपए से भी कम का जीवन जीना पड़ता है, और वो व्यक्त हो रहा है, वो लाखों रुपए उसके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि नेटवर्थ जो जोड़ी जा रही है वो कंपनियों की जोड़ी जा रही है। और कंपनी इन्हें गिने चुने इसलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों के बीच आप कम से कम 500 कंपनियों को तो गिन ही सकते हैं। पूरा खेल इन 500 कंपनियों का है। इन 500 कंपनियों ने बैंकों में जमा आपका पैसा कर्ज में उठाया, हर के पास अपना जेट है, दुनिया के अलग अलग शहरों में दफ्तर हैं, 5 सितारा जीवन है, लेकिन लोन पर है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब यह 2016 में जो सरकार ने रिफॉर्म किया 10 बरस पहले, उस दरवाजे पर जाकर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और यह रकम जोड़ते जोड़ते हमारी टीम जब इस पे काम कर रही थी तो उसने बतलाया कि दरअसल जो रिटर्न ऑफ की रकम होती है उसमें से 13 लाख करोड़ रुपए इस बैंक के डूबे हैं इस दौर में। यानी बैंकों से ही आप लोन ले रहे हैं और उसी को नहीं लौटा रहे हैं, जिसको प्यार से लोग हेयर कट कहते हैं। आज की तारीख में हेयर कट का जिक्र इसलिए है क्योंकि न्यूज चैनल जी चलाने वाले सुभाष चंद्रा को लेकर कहा गया कि दरअसल 22,000 करोड़ से ज्यादा लोन उन पर और 6,500 करोड़ में मामला चुकता कर दिया गया। यह खेल क्या है? हमारी टीम ने कहा मसला सिर्फ इस खेल का नहीं है, आप इसकी तह में जाएंगे तो इस देश के भीतर एक नया संकट शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज तो है कल नहीं है, लेकिन देश तो आज भी है और कल भी है। तो जो नया व्यक्ति आएगा सत्ता संभालने के लिए, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी वह तो या इस देश में सब कुछ नेशनलाइज कर दे और ऐलान कर दे कि हर प्राइवेट कंपनी अब सरकारी कंपनी है और सभी की पूंजी इस देश की पूंजी है, या फिर वह निकल पड़े एक ऐसे मिशन पर जिस मिशन को पूरा करने से पहले उसकी भी गद्दी इस देश से चली जाए। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? आप हैरत में मत आइए, क्योंकि जिन आंकड़ों का जिक्र आपके सामने आज हो रहा है उसमें आपने इस दौर में देखा 6.5 करोड़। यही है वो रकम जो सुभाष चंद्रा के जरिए इस दौर में उभर कर आई। उन पर तकरीबन 22,000 करोड़ का लोन था, जो अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। हमें लगता है थोड़ी देर के लिए इसको आप एक साइड में रखिए और जरा समझना शुरू कीजिए। वीडियोकॉन धूत हुआ करते थे उस कंपनी के मालिक, 64,838 करोड़, और उनको सब चीजें माफ हो गई। कितना पैसा देना पड़ा? 2,962 करोड़। खेल खत्म। आलोक इंडस्ट्रीज 30,000 करोड़। कितना पैसा देना पड़ा? 5,050 करोड़। रुचि सोया, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है रुचि सोया, चूंकि यह जब बिका तो इसके बाद पतंजलि यानी बाबा रामदेव ने इसको खरीद लिया। 12,000 करोड़ रुपए देने थे, 4,235 करोड़ देने पड़े, यही कंपनी बिक गई। उस कंपनी को खरीदा गया पतंजलि के द्वारा। जो खरीदा गया उसमें 90% बैंक से लोन ले लिया गया और कंपनी 10% में इनकी अपनी हो गई। यह खेल खूब चलता है और कमोवेश ऐसी कंपनियां जब एनसीएलटी और आईबीसी के द्वारा निकलती है तो उसको खरीदने वाले बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में सबको नहीं मिलती है। उसमें एक नाम अडानीस का भी आता है। अडानीस पावर बहुत आगे बढ़ रहा है। इसने एसआर पावर एमपी लिमिटेड जो था उसको देना था 12,013 करोड़, लेकिन सिर्फ 2,500 करोड़ में अडानीज इसको खरीद लेते हैं। लैंको अमरकंटक पावर, इसको भी अडानी पावर लेता है। इस पर बकाया था 15,190 करोड़, इसको खरीद लिया गया 4,101 करोड़ में। कोरबा वेस्ट पावर कंपनी, यह भी अडानी पावर ले गई। 5,032 करोड़ चुकता करना था, 2,900 करोड़ में ले लिया गया। जो अडानी प्रॉपर्टीज है उसने भी एचडीआईएल, जो कि प्रोजेक्ट आपको बीकेसी का मुंबई का प्रोजेक्ट अगर आपको बांद्रा कुर्ला याद आ रहा है तो उसकी कुल देय रकम होनी चाहिए थी 7,795 करोड़।
सिर्फ 285 करोड़ में वो अडानी के पास चला गया। नेशनल रॉयल कॉरपोरेशन अडानी प्रॉपर्टीज ने 1175 करोड़ का दे था, लेकिन 160 करोड़ में मिल गया। आदित्य स्टेट्स, यह भी अडानी प्रॉपर्टीज ने लिया, 593 करोड़ का लोन था, 265 करोड़ में खेल हो गया। और बड़ा महत्वपूर्ण है, एक गुड होम्स जो अडानीज ने इस दौर में बनाया, उसने रेडियस स्टेट डेवलपर्स 1700 करोड़ रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों से उठाए गए, लेकिन सिर्फ 76 करोड़ रुपए में ही खेल हो गया। यानी जिन कंपनियों का हमने नाम लिया, कुल मिला के 61,000 करोड़ से ज्यादा का यह पैसा चुकता करना था, लेकिन सिर्फ 15,977 करोड़ में यह पूरा खेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा इतना सस्ता माल मिल जाता है। हमें जो आपसे जिक्र किया ना, 100 रुपया कर्ज लिया और 26 पैसे में बाकी सब कुछ आपका, यह है जियोन स्टील, 5,367 करोड़ यह उसने लोन उठाया था और सिर्फ 15 करोड़ उसको देना पड़ा, बाकी सब माफ। लैंको इंफ्रा 33,331 करोड़ था, सिर्फ 136 करोड़ चुकाने पड़े, बाकी सब माफ। आलोक इंडस्ट्रीज 29,500 करोड़, लेकिन सिर्फ 5,000 करोड़ देने पड़े, बाकी सब कुछ माफ। इंटरेस्टिंग तो भूषण पावर स्टील भी है, कई बैंकों से लोन लिया गया था, हम बैंकों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए, 47,157 करोड़ चुकता करना था, खेल सिर्फ 19,350 करोड़ में हो गया। इलेक्ट्रो स्टील 13,000 करोड़ रुपए उठाए गए बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सिर्फ 5,320 करोड़ में खेल हो गया। मुनेट इस्पात 11,500 करोड़ रुपए उठाए गए, सिर्फ 2,900 करोड़ में खेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, सरकार को यह पता नहीं चलता है क्या? बिल्कुल पता चलता है। इस हेयर कट की पूरी रिपोर्ट जाती है, आरबीआई के पास भी जाती है, और अब तो नीति आयोग के पास भी जाती है। लॉ ट्रिब्यूनल बनाया जरूर गया, लेकिन सब कुछ पार्लियामेंट के पटल पे भी आ जाता है। लेकिन फिर भी सरकार कैसे मस्त रहती है, इसका शानदार नजारा अगर आप लास्ट रिपोर्ट देखें मार्च 2026 की, तो उस रिपोर्ट में बतलाया गया कि कुल मिला के 13,50,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर उठाए गए कई कंपनियों के जरिए, लेकिन जो रिकवरी की गई वो सिर्फ 4,32,000 करोड़ की। यानी मार्च 2026 की रिपोर्ट सरकार के पास है, 9,20,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये मार्च 2026 की जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उसके एक बरस ठीक पहले सितंबर 2025 में जो रिपोर्ट आई थी, ये तो मार्च 2026 की, यानी 6 महीने पहले चले जाइए। उस समय बताया गया कि एक्चुअल में 12,31,000 करोड़ का क्लेम था जो लोन उठाया गया था कई कंपनियों के जरिए। ये भी बताएंगे कितनी कंपनियां थी, लेकिन जो रिकवरी हो पाई वो सिर्फ 3,99,000 करोड़ रुपए, यानी 8,32,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। अगर सरकार की फाइलों को भी आप टटोलना शुरू कर दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, जिस बैंकों में आपका और हमारा पैसा जमा होता है, उन बैंकों से वो लोग जो पैसा उठाते हैं और जो एक झटके में नहीं चुकता करते हैं, और सरकार बैंकों से कहती है फाइल फटाफट बंद कीजिए, रिटर्न ऑफ हम दिखला रहे हैं, आपके पैसा हम देने जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। बैंक वाले हैरान परेशान रहते हैं। बैंकों ने भी इस पे काम किया और उनकी एम्प्लॉय यूनियन ने कई रिपोर्टें जारी भी कर दी, वह भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा समझिए कि सिर्फ 2026 का अगर जिक्र कर रहे हैं हम, तो जो एनसीएलटी है यानी नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, उसने की जानकारी के मुताबिक 639 कंपनियों में, 639 कंपनियों में एसबीआई का पैसा चला गया। एसबीआई का पैसा चला गया, और एसबीआई का कितना पैसा डूब गया, कैसे डूब गया। हम इस बैंकों के इशारे पर चीजों को चलाने के लिए आए। एक क्षण के लिए ये जो अलग अलग तरीके से ग्राफिक्स के जरिए जो चीजें सामने आई, एक क्षण के लिए बस देख लीजिए
क्योंकि उसके बाद बैंकों का हिस्सा आने वाला है जहां हमारा आपका पैसा जमा है। यह बहुत कम कंपनियों का जिक्र किया गया, लेकिन जो हमारी टीम ने एनसीएलटी के जरिए जितनी कंपनियां उनके दरवाजे पर पहुंचती है, जो खुद को बैंकरप्ट घोषित करने के लिए पहुंचती है, उसमें तो बड़े बड़े नाम हैं। उसमें तो अनिल अंबानी का भी नाम था, वीडियोकॉन वाले का नाम भी था, सनसेरा का नाम भी था। बड़े बड़े लोग इस देश को भी छोड़कर भाग गए। जो भाग गए उनके हिस्से में इस देश का तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया हिस्सा आता है, जो बैंकों और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाकर रवाना हो गए। लेकिन जो देश के भीतर ही हैं, उनके लिए भी रास्ता नेक्सस के तौर पर सिस्टम और रिफॉर्म का जो हिस्सा बना दिया गया, वह इसलिए गौरतलब है। मान लीजिए आप एसबीआई के दायरे में अगर टॉप 5 कंपनियों का जिक्र करते हैं, सिर्फ 5 कंपनी, हालांकि जो एनसीएलटी की पूरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो जहां जहां पैसा गया है एसबीआई का, वो 639 कंपनियां हैं इस देश के भीतर में। कई लोग कई कंपनियां खोल लेते हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा कि टॉप मोस्ट इस देश की 500 बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट हाउसेस, यही के मुताबिक पूरे देश की पूंजी बैंकों के जरिए निकलती है और गायब हो जाती है। आरबीआई नोट छापता है, सरकार रिटर्न ऑफ करते, एक साइकिल है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं, या एसबीआई के दायरे में शुरू में इस दौर का कर लीजिए, जो सबसे ताजा रिपोर्ट है, भूषण इंडस्ट्रीज 56,000 करोड़ का दावा था। जो पैसा मिला एसबीआई को वो 35,000 करोड़ मिला, बाकी नहीं मिला। आलोक इंडस्ट्रीज 29,520 करोड़ का दावा था बैंक का, उसे मिला सिर्फ 5,050 करोड़ रुपीस। इलेक्ट्रो स्टील्स का दावा एसबीआई का था 13,180 करोड़, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ एसबीआई को मिला 5,320 करोड़। मोनाट इस्पात 11,010 करोड़, लेकिन उसको मिला 2,890 करोड़। ज्योति स्ट्रक्चर 7,360 करोड़, एसबीआई को मिला सिर्फ 3,690 करोड़। ये टॉप मोस्ट है, यानी कुल मिला के 5 कंपनियों को उसने 1,17,000 करोड़ रुपए दिए, 1,17,000 करोड़। जो रिकवरी वो कर पाया वो सिर्फ 52,520 करोड़ की कर पाया। जो नहीं मिला वो था 64,570 करोड़, यानी 64,000 करोड़ रुपया एसबीआई में सिर्फ इन 5 कंपनियों के हवाले चला गया। रिकवरी नहीं हो पाई। आपके जहन में पीएनबी भी आता होगा, क्योंकि नीरव मोदी का नाम जुड़ा हुआ है उससे। लेकिन जो भूषण इंडस्ट्रीज के दायरे में उसने 47,000 करोड़ रुपए भूषण इंडस्ट्रीज को दिए थे, और उसको मिले सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए, यानी 27,000 करोड़ रुपए पीएनबी को भी नहीं मिले। अलग अलग बैंकों के क्लेम अलग अलग तरीके से जो सरकार के पास पहुंचते हैं, उसमें जो टॉप 20 कंपनीज है, इलेक्शन के तुरंत बाद 2024 में जब 2040 सीट अल्पमत में आ गई बीजेपी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मंगाई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि दरअसल बैंक का क्लेम जो है वो सिर्फ 2,25,000 करोड़ का है, 2,25,000 करोड़। लेकिन सवाल था मिला कितना। जब यह पूछा गया तो बताया गया जी 2,25,000 करोड़ में से 1,42,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, यानी सिर्फ 82,000 करोड़ रुपया ही मिला। बाकी अब इसको रिटर्न ऑफ में डालना होगा, यानी माफ किया जा रहा है। तत्काल में आप किताब को ठीक रखिए और उस दिशा में चलते चले जाइए। इस देश की जो टॉप मोस्ट 5 बड़े बैंक जिसके इस दायरे में जो आते हैं, अगर उन 5 बड़े बैंकों का जिक्र करें तो बीते 10 वर्षों में उन बैंकों का लगभग 9,80,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, जो बकायदा लोन दिया गया।
और अगर 8 बैंकों का जिक्र करें तो यह आंकड़ा 13 लाख करोड़ पहुंच जाता है। और अगर सभी बैंकों का जिक्र कर दें, जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक भी है और आईडीबीआई सरीखा बैंक भी है, जिसकी बिक्री आज नहीं कल सरकार करने जा रही है और उसको लग रहा है कि 80,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब टारगेट पूरा हो या ना हो, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी रकम हम आपको बतला रहे हैं, लग रहा है जैसे चवन्नी और दुवन्नी हो चली हो, लाखों करोड़ की रकम, तो आप सोचिए कि इस देश को अंदर से फाइनेंशियली और नेक्सस के सिस्टम के आश्रय कैसे चंद हाथों में सब कुछ चलता चला जा रहा है। और शायद यही बात अब इस पूरे देश में लोग जानने लगे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि दरअसल 2 सिस्टम इस देश में मोदी सरकार चला रही है, एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाकी सबके लिए। और वह साफ तौर पर उन्होंने लिखा भी कि किसान अगर 50,000 ना चुकाए तो जमीन नीलाम हो जाती है। कोई सैलरी क्लास का आदमी अगर एक ईएमआई ना दे पाए तो बैंक के गुंडे उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इस दौर में एजुकेशन लोन तक नहीं मिल पा रहा है गरीब परिवारों को, बच्चों के लिए, लेकिन चुनिंदा मित्रों के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है, कितना भी निकालो और जो मर्जी हो चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। इसीलिए उन्होंने, यानी राहुल गांधी ने, देखिए जरा सोशल मीडिया पे जो उन्होंने लिखा, उसमें ऊपरी लाइन में लिख दिया कि एनसीएलटी का फुल फॉर्म नेता कंपनी लूट ट्रिब्यूनल है। अब यहां एक सवाल आप पूछ सकते हैं, राहुल गांधी कल को अगर सत्ता में आ गए तो इस पूरे सिस्टम को कैसे बदलेंगे? इस देश का सब कुछ तो चंद हाथों में समेटा जा रहा है या फिर सौंपा जा रहा है। आप उसको वापस इस देश के मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? एक वक्त इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन का जिक्र किया था, तमाम इस देश के बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, माइनिंग का नेशनलाइजेशन हो गया। क्या ऐसा वक्त इस देश में आ चुका है कि नई सरकार को सब कुछ नेशनलाइज करना ही पड़ेगा? अन्यथा चंद हाथों में लगातार भटकते भटकते इस देश की राजनीति और राजनीति करने वाले नेताओं को भी कॉरपोरेट अपने हिसाब से नचाने लगेंगे क्या? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त की एक बेसिक हकीकत है, इस देश का कोई कॉरपोरेट, कोई बड़ा बिजनेसमैन बीजेपी को छोड़कर या बीजेपी की सहयोगी पार्टी को छोड़कर, जो एनडीए में है, उससे हटकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग कर पाने की स्थिति में नहीं रहता है। और जो सत्ता सरकार के साथ रहता है, वहां कोई नियम कायदा नहीं होता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। वह किसी भी केस में आप देख सकते हैं, वो वेदांता का केस हो, वह जेपी इंडस्ट्रीज का केस हो, हर केस में आप परख सकते हैं। यानी प्रतिस्पर्धा तो नहीं ही है। जो एक लॉ ट्रिब्यूनल जो बनाया गया या कंपनी लॉज जो होते हैं, वह भी इस दौर में गायब हो गए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सत्ता चाहती है सब कुछ उसके अनुकूल रहे, और सब जब उसके अनुकूल करेंगे तो वह उनके अनुकूल इस देश को कर देगा, यानी नियम कायदे कानून गायब हो गए। 3 सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई इस दौर का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे ढह चुका है जहां पर जो भी नई सत्ता आएगी वो संभाल नहीं पाएगी? दूसरा हिस्सा, इस देश के कॉरपोरेट और बड़े ताकतवर बिजनेसमैन जिनके हाथों में नेक्सस के आश्रय इस देश की पूंजी है, उन पूंजी को कैसे वापस लाया जाए? कोई विजन पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन के उसके पास है या नहीं है? तीसरा सवाल, क्या इस दौर में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उस फाइनेंशियल सिस्टम पे जाके खड़ी हो गई है जिस फाइनेंशियल सिस्टम को अपनी हथेली में मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने दबा लिया है और वो बेफिक्र है? जब पैसा ही नहीं होगा तो विपक्ष क्या चुनाव लड़ेगा और क्या जीतेगा? पूरा सिस्टम तो हमारे साथ है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर जेन-ज़ी हो, जेन अल्फा हो, जेन एक्स हो, कोई भी हो, उसके पास तो गंवाने के लिए कुछ नहीं है। और वो अगर इस देश की आवाज बनने लगा तो सरकार की मुश्किल यह है कि क्या वाकई जाते जाते वह सब कुछ समेटना चाहती है और इसीलिए इस दिशा में
बड़ी तेजी आ चुकी है। सोचिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।